जय हिंद मित्रों। मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे सोशल साइंस क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, वन समाज एवं उपनिवेशवाद। इस वीडियो का टॉपिक है द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री यानी कि व्यावसायिक वानिकी का उदय। द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री यानी कि व्यावसायिक वानिकी का उदय। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज। हमने प्रीवियस सेक्शंस यानी कि पिछले पार्ट में, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि अंग्रेजों को जंगल के उत्पादों की जरूरत थी, यानी कि अंग्रेजों को जंगल की आवश्यकता थी शिप्स यानी कि जहाज बनाने के लिए, नेवी फोर्स के लिए जहाज बनाने के लिए, और साथ ही साथ रेलवे ट्रैक लगाने के लिए। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि अंग्रेजों को जंगल की जरूरत थी जहाज बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। द ब्रिटिश वर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट्स by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forests। तो अंग्रेजों ने महसूस किया कि इतने लापरवाही से यानी कि बेपरवाह होकर जंगल के आसपास जो लोकल लोग रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं, उनके द्वारा जो पेड़ काटा जा रहा है और व्यापार के उद्देश्य से जो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इससे जंगल जो है डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट हो जाएंगे। यानी कि बड़े पैमाने पर जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी पेड़ काट रहे हैं, साथ ही साथ व्यापार के लिए भी पेड़ कट रहा है। तो ऐसे में एक समय ऐसा आएगा कि जंगल जो है समाप्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट डैट्रिच ब्रैंडिस फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इसलिए अंग्रेजों ने जर्मनी के रहने वाले एक वन विभाग के एक्सपर्ट जिनका नाम डैट्रिच ब्रैंडिस था, उनको बुलाया उनसे सलाह लेने के लिए, और साथ ही साथ उनको फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल बना दिया गया भारतवर्ष में, जंगलों में, यानी कि हिंदुस्तान के जंगलों में डैट्रिच ब्रैंडिस को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना दिया गया। उनको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना दिया गया, यानी कि वन महानिदेशक। वन से संबंधित सभी क्रियाकलापों को वो देखेंगे। डैट्रिच ब्रैंडिस जो जर्मनी से बुलाए गए थे। ब्रैंडिस रियलाइज्ड दैट अ प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू मैनेज द फॉरेस्ट एंड पीपुल हैड टू बी ट्रेन्ड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन। तो डैट्रिच ब्रैंडिस को यह महसूस हुआ, उन्होंने ये फील किया, रियलाइज किया, महसूस किया कि एक उचित सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम, और लोगों को ये बताया जाना चाहिए, इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि जंगल को कैसे मैनेज करना है, जंगल में कैसे काम करना है। लोगों को ट्रेंड किया जाना चाहिए, लोगों को सिखाया जाना चाहिए साइंस ऑफ कंजर्वेशन, कि संरक्षण कैसे करना है। जंगल में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, जो लकड़ियां हैं, जो पेड़ हैं, उनको कितना काटना है, कैसे काटना है, और कैसे उनको संरक्षित रखना है ताकि वो समाप्त भी ना होने पाए और हमारा काम भी चलता रहे। इसके लिए लोगों को एक प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है, उनके लिए एक सिस्टम की जरूरत है, ताकि वो साइंस ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का जो विज्ञान है, उसको समझ पाए। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत है। लोग कंजर्वेशन के साइंस को, यानी कंजर्वेशन, संरक्षण के विज्ञान को समझ पाए, इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत है, लीगल सैंक्शन की जरूरत है। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड। जंगल के उत्पादों को, जंगल के संसाधनों को यूज करने का, प्रयोग करने का कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए। Felling of trees and grazing had to be restricted so that forest could be preserved for timber production। पेड़ों को काटना, फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना और
लोग जो जंगलों में गाय भैंस यानी कि जानवरों को चराने के लिए जाते हैं तो उसको रोकना, पेड़ों को काटने से रोकना, लोग जो है ग्रेजिंग के लिए जाते हैं जंगल में उनको रोकना, इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, यानी रोक दिया जाए उनको कि कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई जंगल में जानवर चराने नहीं जाएगा, मवेशी चराने नहीं जाएगा। इससे जंगल का संरक्षण होगा और जंगल टिम्बर प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त होगा, यानी कि बना रहेगा, यानी कि जंगलों से कीमती लकड़ियां प्राप्त होती रहेंगी। ऐसे धड़ल्ले से पेड़ नहीं कटने चाहिए, ग्रेजिंग का काम नहीं होना चाहिए। एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम, अगर कोई भी बिना सिस्टम को फॉलो किए, यानी कि हमने पहले ही पढ़ा कि डेट्रिच ब्रैंडिस ने कहा कि कानून की जरूरत है, उसके लिए नियम की जरूरत है, कानूनी सिस्टम की जरूरत है, लीगल सैंक्शन की जरूरत है। इसके लिए जब कानून तैयार हो जाएगा तो कोई भी जो बिना सिस्टम को फॉलो किए पेड़ काटेगा पनिश्ड, तो उसको दंड मिलेगा, दंड दिया जाएगा उनको। सो ब्रैंडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 and helped formulate the Indian Forest Act of 1865। तो कह रहे हैं कि ब्रैंडिस साहब ने 1864 में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, एक संस्था बना दिया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एक इंस्टीट्यूट बनाया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा, वैसे ही आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। 1864 में इस संस्था को बना दिया डेट्रिच ब्रैंडिस, जो जर्मनी के एक एक्सपर्ट थे वन विभाग के। साथ ही साथ उन्होंने 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तैयार करवाया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया, भारतीय वन कानून 1865। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट देहरादून इन 1906। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शाही वन शोध संस्था बनाया गया देहरादून में। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का गठन किया गया। द सिस्टम दे टॉट वर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और उस संस्था ने, कौन सी संस्था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस संस्था ने जो सिस्टम लोगों को सिखाया, जो लोगों को बताया, उसको नाम दिया गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वैज्ञानिक वानिकी। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यानी कि वैज्ञानिक वानिकी। मेनी पीपुल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट्स फील दैट दिस सिस्टम इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल। बहुत सारे लोगों ने, जिनमें इकोलॉजिस्ट, पारिस्थितिकी विज्ञान के जानकार, इकोलॉजिस्ट यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छे से समझते हैं, और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों ने ये माना कि ये सिस्टम पूरी तरह से साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नहीं है। इकोलॉजिस्ट ये वो लोग हैं जो वन विभाग या इस पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र के जानकार होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए फूड चेन का सिस्टम है कि मेढक को सर्प खाता है, सर्प को मोर खाता है, या हिरन घास खाता है, हिरन को शेर खाता है। ये जो फूड चेन है, ये सारा कुछ एक बैलेंस है प्रकृति का, और ये बैलेंस अगर बिगड़ेगा तो निश्चित रूप से प्रकृति में समस्या आएगी, और जब प्रकृति में समस्या आएगी तो मनुष्य के लिए समस्या आएगी। तो ऐसे जो एक्सपर्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, पारिस्थितिकी तंत्र के जानकार थे, वे लोग और उनके साथ ही साथ और भी बहुत सारे लोगों ने माना कि ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर लोगों को सिखाया जा रहा है, ये चीजें पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं है, यानी कि वैज्ञानिक नहीं है। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट्स which had lots of different types of trees were cut down। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में यह बताया गया, यह सिखाया गया लोगों को कि ये जो प्राकृतिक वन है, which had lots of different types of trees, जिसमें तमाम बहुत अधिक विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनको काट दिया जाए। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से भरे हुए जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, उनको काट दिया जाए। इन देयर प्लेस
और उनके जगह पर वन टाइप ऑफ ट्री वाज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज। जो भी विभिन्न प्रकार के पेड़ जंगलों में हैं उनको काट दिया जाए और उस जगह पर एक तरह का, एक प्रकार का पूरा पौधा लगा दिया जाए, वो भी रो में यानी कि लाइन में, सीधी लाइन में एक तरह का पौधा केवल लगा दिया जाए। दिस इज कॉल्ड अ प्लांटेशन। इसको नाम दिया गया प्लांटेशन यानी कि बागान। इसको नाम दिया गया प्लांटेशन यानी कि बागान। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट्स, estimated the area under different types of trees and made working plans for forest management। कह रहे हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स यानी कि फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी थे, जंगल विभाग के जो अधिकारी थे, उन्होंने जंगल का सर्वे किया, निरीक्षण किया, देखा उनको और अनुमान लगाया एस्टिमेटेड द एरिया, क्षेत्र का अनुमान लगाया, अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, उस क्षेत्र का अनुमान लगाया जो भिन्न प्रकार के पेड़ों से भरे हुए जंगल हैं, एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और उसके आधार पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जंगल को व्यवस्थित करने का प्लान तैयार किया, योजना तैयार किया। दे प्लान्ड, और उन्होंने क्या योजना तैयार किया, उन्होंने योजना बनाया हाउ मच ऑफ प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर, कितना बागान के लिए क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये योजना तैयार किया कि प्रतिवर्ष कितने क्षेत्र को बागान लगाने के लिए, यानी कि एक तरह के प्लांट्स या ट्री को लगाने के लिए एक बार में कितने क्षेत्र को काट दिया जाए, साफ कर दिया जाए। द एरिया कट वाज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वाज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स। तो उनका मानना था कि जब जंगल साफ हो जाएगा तो उस पर एक तरह का प्लांट लग जाएगा और उसके बाद यानी कुछ समय बाद जो है फिर से वह जंगल काटने के योग्य हो जाएगा। कुछ वर्षों में, कुछ सालों में वह जंगल जो है फिर से काटने लायक हो जाएगा। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1865, इट वाज अमेंडेड ट्वाइस, वंस इन 1878 एंड देन इन 1927। कह रहे हैं जब से जंगल कानून बना यानी कि 1865 जब जंगल कानून बनाकर लागू किया गया, उसके बाद से उसमें 2 बार संशोधन किया गया। पहली बार संशोधन हुआ 1878 1878 में और दूसरी बार संशोधन हुआ 1927 1927 में। द 1878 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। कह रहे हैं कि 1878 में जो वन कानून 1865 बना था उसमें जो संशोधन किया गया उसमें जंगलों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, विलेज फॉरेस्ट, 3 कैटेगरी में जंगलों को डिवाइड कर दिया, बांट दिया गया। पहला था रिजर्व्ड, दूसरा था प्रोटेक्टेड और तीसरा था विलेज फॉरेस्ट। द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। जो सबसे बेहतर जंगल होता था, सबसे बेहतर यानी कि सबसे मजबूत, मूल्यवान, कीमती लकड़ियों वाला जो जंगल होता था उसको नाम दिया गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट। क्या नाम दिया गया? रिजर्व्ड फॉरेस्ट, यानी कि ये आरक्षित जंगल है। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट। गांव के लोग ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते। विलेजर्स यानी कि गांववासी इन जंगलों से कुछ भी नहीं ले सकते थे। इवन फॉर देयर ओन यूज, अपने खुद के यूज के लिए, यानी कि गांव के लोग अपने खुद के यूज के लिए इन जंगलों में से कुछ भी नहीं ले सकते थे। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। कह रहे हैं कि गांव के लोग जो है घर बनाने के लिए या लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में करने के लिए उनको अगर चाहिए तो वो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है या जो विलेज फॉरेस्ट है उसमें से ले सकते हैं। यानी कि जंगल की 3 कैटेगरी बना दी गई, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। तो गांव के लोग अपने यूज के लिए रिजर्व्ड फॉरेस्ट में से कुछ नहीं ले सकते थे, कुछ भी। अगर उनको लकड़ी की जरूरत है घर बनाने के लिए या लकड़ी की जरूरत है ईंधन के लिए तो वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या फिर विलेज फॉरेस्ट के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है
उसमें से ले सकते थे। हाउ आर द लाइव्स ऑफ पीपुल अफेक्टेड, तो इन सब चीजों से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ। हाउ आर द लाइव्स ऑफ पीपुल अफेक्टेड, इन सब सिस्टम से, इन सब कानूनों से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ। कह रहे हैं फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। कह रहा है कि जो फॉरेस्टर यानी कि जंगल के लोग थे और जो विलेजर्स गांव के लोग थे, उनका विचार अलग अलग प्रकार का था। फॉरेस्टर्स जो थे या विलेजर्स जो थे, दोनों का विचार, दोनों समूह के लोगों का विचार जो है अलग अलग प्रकार का था कि एक गुड फॉरेस्ट यानी कि बढ़िया जंगल किस प्रकार का होना चाहिए। एक बढ़िया जंगल किस प्रकार का होना चाहिए, ये फॉरेस्टर्स में और विलेजर्स में मतभेद था, एक प्रकार से नहीं सोचते थे। Villagers wanted forest with a mixture of species to satisfy different needs, fuel, fodder, leaves. गांव के लोग मानते थे कि एक बढ़िया जंगल वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। विलेजर्स यानी गांव के लोग ऐसा मानते थे कि एक बढ़िया जंगल वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं एक ही जंगल में पूरी हो जाए। जैसे फ्यूल की जरूरत है तो फ्यूल ईंधन मिल जाए, फॉडर चारे की जरूरत है पशुओं के लिए तो वो भी प्राप्त हो जाए, पत्तियों की जरूरत है तो वो भी प्राप्त हो जाए। ऐसा विलेजर्स गांव के लोगों का मानना था कि एक बढ़िया जंगल वह है जिसमें एक ही जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हों, जिसमें ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, चारे के लिए आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, पत्तियों की जरूरत है उस आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाए। The forest department, on the other hand, wanted trees which were suitable for building ships or railways. वहीं दूसरी तरफ जंगल विभाग के जो लोग थे उनका मानना था कि वह जंगल बढ़िया है जिसमें योग्य और जहाज और रेलवे की पटरियां बनाने के लिए जिसमें लकड़ी है, उस जंगल में, जिस जंगल में रेलवे ट्रैक्स में जो स्लीपर्स का प्रयोग होता है वो लकड़ी प्राप्त हो जाए, जहाज बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त हो जाए, वो गुड फॉरेस्ट। ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों का मानना था। कह रहे हैं दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड, उनको ऐसे वृक्षों की जरूरत थी, ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो हार्डवुड यानी कि कठोर लकड़ी दे पाए, उनको मजबूत लकड़ी दे पाए, जिससे उनका जहाज बन पाए या जिससे उनका रेलवे ट्रैक आसानी से बिछ पाए, स्लीपर की उनकी आवश्यकता पूरी हो पाए। एंड वर टाल एंड स्ट्रेट, और साथ ही साथ मजबूत हो, लंबा हो, सीधा हो, ऐसी लकड़ियों की जरूरत थी उनको, ऐसे पेड़ों की जरूरत थी। सो इसलिए पर्टिकुलर स्पेसीज लाइक टीक एंड साल वर प्रमोटेड एंड अदर्स वर कट, विशेष प्रकार के जो प्लांट यानी कि वृक्ष थे उनको प्रमोट किया गया, जैसे टीक सागौन का वृक्ष, साल जिसको साखू का वृक्ष भी कहते हैं, इनको प्रमोट किया गया। मजबूत लकड़ियों वाले जो वृक्ष हैं इनको प्रमोट किया गया कि ये सब लगाए जाएंगे। तो बच्चों, इन फॉरेस्ट एरियाज, जंगल के क्षेत्रों में, पीपुल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स फॉर मेनी थिंग्स। कह रहे हैं कि जंगल के आसपास जो लोग रहते थे वे लोग जो है जंगल के उत्पाद का प्रयोग करते थे, जैसे जड़ों, कंद मूल, फल, पत्तियां, इनका प्रयोग करते थे और भी बहुत सारी वस्तुओं का जंगल में जो प्राप्त होता है उसका प्रयोग लोग करते थे। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशस टू ईट, कंद फल मूल, कंद फल मूल ये सब जो है भोजन में बहुत ही पोषक तत्व लिए हुए होते हैं, तो इनका उनको अधिक आवश्यकता था क्योंकि इनसे जीवन चलना था, ये भोजन में काम आते थे। स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून्स बिफोर द हार्वेस्ट हैज कम, और विशेष रूप से जब तक फसल नहीं कटती थी तब तक जंगल के आसपास या जंगल में रहने वाले लोग जो थे वे भोजन के लिए जंगलों पर डिपेंड थे कि जंगल से फल मिलेगा या कंद प्राप्त होंगे या रूट्स जिनके खाए जाते हैं, जिन वृक्षों के, जिन पौधों के, वे सब प्राप्त होंगे तो उनसे उनका पेट भरेगा, उनका जीवन यापन होगा। तो बरसात के मौसम में, मानसून सीजन में स्पेशली वे लोग उसी पर डिपेंड होते थे, निर्भर होते थे। साथ ही साथ हर्ब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन्स, जड़ी बूटियों का प्रयोग दवाओं के रूप में किया जाता था। वुड फॉर एग्रीकल्चरल
implements like yokes and plows. Bamboo makes excellent fences and is also used to make baskets and umbrellas. साथ ही साथ हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों का प्रयोग दवाओं के लिए, और लकड़ियों का प्रयोग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स खेती के लिए औजार बनाने के लिए भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था, जैसे योक्स एंड प्लाउज। योक्स एंड प्लाउज, योक मतलब वह लकड़ी का बना हुआ स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा जिसमें दो बैलों को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसको गांव में लोग जोठा कहते हैं। लकड़ी का एक स्ट्रक्चर जिससे दो बैलों को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसको गांव में लोग जोठा कहते हैं। और बैल जो है एक साथ या तो हल जोतने के काम आते हैं या फिर टायर खींच रहे हैं, वजन खींच रहे हैं, तो उसमें उनको जोड़ा जाता है। तो उस स्ट्रक्चर को योक्स यानी कि जोठा कहते हैं। तो उसका भी उसको बनाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग होता था और हल बनाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग होता था। साथ ही साथ बम्बू मेक्स एक्सीलेंट फेंसेज, बांस की सहायता से बेहतरीन क्वालिटी का बाड़ लगाया जाता था। और इज आल्सो यूज टू मेक बास्केट्स एंड अम्ब्रेलाज, बांस का प्रयोग टोकरी और छाते बनाने के लिए भी किया जाता था। बांस का प्रयोग जो है टोकरी और छाता बनाने के लिए भी किया जाता था। A dried scooped out gourd, a dried scooped out gourd can be used as a portable water bottle. कह रहे हैं कि एक सूखा हुआ लौकी का जो फल होता था, यानी कि आपने लौकी देखा है, लौकी आप जानते हैं, तो एक सूखा हुआ लौकी, उसका प्रयोग एक पोर्टेबल यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जा सकने वाले बॉटल के रूप में किया जाता था। लौकी जो सूख गया है उसका प्रयोग एक बोतल के रूप में, बॉटल के रूप में किया जाता था पानी ले जाने के लिए। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट, लिप्स कैन बी स्टिच्ड टुगेदर टू मेक डिस्पोजल प्लेट्स एंड कप्स। कह रहे हैं कि लगभग सब कुछ एक जंगल में ही आसानी से प्राप्त हो जाता था। जैसे ऐसी पत्तियां जिनको एक साथ सिलकर यानी कि जोड़कर डिस्पोजल कप प्लेट तैयार कर दिया जाता था। जैसे आपने पहले देखा होगा कि लोग जो है पत्तल में भोजन करते थे, तो पहले जमाने में जो पत्तल आते थे वे पत्तल वृक्ष की पत्तियों से बने होते थे। अभी तो सब आर्टिफिशियल पत्तल आते हैं जो फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, लेकिन वो पत्तल कोई जंगल में रहने वाला व्यक्ति तैयार करता था पेड़ों की पत्तियों से, उनको जोड़कर। वो पत्तल जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते थे, तो वो जंगलों से प्राप्त होते थे। साथ ही साथ द सियादी बौबिनिया वबली, सियादी क्रीपर कैन बी यूज टू मेक रोप्स, एक विशेष प्रकार की लता जिसका नाम सियादी है, एक विशेष प्रकार की लता जिसका नाम सियादी है, उसका प्रयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता था। एंड थॉर्नी बार्क ऑफ सेमर ट्री इज यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स। कह रहे हैं कि कांटों से भरा हुआ सेमर के वृक्ष का छाल जो है सब्जी छीलने के लिए प्रयोग किया जाता था। सेमर के वृक्ष का छाल जिसमें कांटे होते थे, उसकी सहायता से सब्जियों को छीला जाता था। जैसे आजकल मार्केट में विशेष प्रकार की छिलनी खरीदी जाती है, मिलती है, तो ऐसे ही छिलनी के रूप में सेमर के छाल का प्रयोग किया जाता था जिसमें कांटे होते थे। ऑयल फॉर कुकिंग एंड टू लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ महुआ ट्री। कह रहा है कि भोजन बनाने के लिए तेल और लैंप जलाने के लिए तेल जो है प्राप्त होता था महुआ के वृक्ष से। महुआ के वृक्ष से भोजन बनाने के लिए तेल और लैंप में जलाने के लिए भी तेल प्राप्त होता था। यानी कि महुआ के वृक्ष से जो फूल वृक्ष के नीचे गिरता था, लोग उसको इकट्ठा करते थे और उन फूलों से जो है तेल बनाया जाता था, जिससे भोजन पकाने में भी प्रयोग किया जाता था और जिसका प्रयोग लैंप जलाने के लिए भी किया जाता था। कह रहे हैं द फॉरेस्ट एक्ट मींट सीवियर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। ये जो जंगल कानून बना, यानी कि वन कानून जो ये तैयार किया गया 1865 1865 में, यह गांव के लोगों के लिए यानी कि पूरे भारतवर्ष में गांव के जो लोग थे उनके लिए बहुत बड़ा कठिनाई बना।
हार्डशिप, उनके लिए बहुत बड़ा कठिनाई था ये। आफ्टर द एक्ट, कानून बनने के बाद, ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेज, उनका प्रतिदिन का जो काम था, जैसे कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेज, घर बनाने के लिए लकड़ी काटना, ग्रेजिंग देयर कैटल, जानवर चराने जंगल में जाना, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, फलों को, जड़ों को, कंद मूलों को इकट्ठा करना, हंटिंग एंड फिशिंग, जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, बिकेम इलीगल, ये सब गैर कानूनी होगा। यानी कि कानून बनने के बाद लोगों को बहुत अधिक परेशानी हुई, स्पेशली जो जंगल के आसपास या जंगल में लोग रहते थे। उनका प्रतिदिन का काम था घर बनाने के लिए लकड़ी काटना, या जानवरों को जंगल में चराने के लिए जाना, फल इकट्ठा करना, कंदमूल इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सब गैर कानूनी बना दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ये सब इलीगल हो गया। पीपुल वर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, अब लोग मजबूर हो गए जंगल से लकड़ी चुराने पर, क्योंकि उनको जंगल में जाने का आदेश नहीं था, और जब जंगल में जाने का आदेश नहीं था तो ऐसे में उनको लकड़ी की जरूरत अगर है तो मजबूरी में उनको चोरी करना पड़ता था। एंड इफ दे वर कॉट, और अगर वे पकड़ लिए जाते थे, दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गॉड्स, तो अब वे लोग फॉरेस्ट गॉड यानी कि जंगल में जो रक्षक है उसकी दया पर निर्भर होते थे। उनको जरूरत थी लकड़ी की, चोरी से लकड़ी काटने गए, अगर वो पकड़ लिए गए तो वे लोग जंगल में जो रक्षक तैनात किए गए हैं उनके दया पर निर्भर करते थे। हु वुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम, जो उनसे घूस लेता था, पैसे लेता था, धन लेता था। कह रहे हैं वीमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड, जो महिलाएं ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी उनके लिए विशेष चिंता की बात थी। जो महिलाएं ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी उनके लिए विशेष चिंता की बात थी। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कॉन्स्टेबल्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स टू हैरास पीपुल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट गार्ड या पुलिस कांस्टेबल होते थे ये लोगों को परेशान करते थे, ये लोग जो है लोगों को परेशान करते थे, उनसे फ्री में भोजन मांगते थे, जंगल के लोगों से फ्री में भोजन मांगते थे, उनको परेशान करते थे पुलिस वाले या फॉरेस्ट गार्ड जो होते थे। तो बच्चों ये टॉपिक यहीं बंद होता है, क्लोज होता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दैट्स ऑल।